हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पेजी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट, मतलब कि जो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, इसमें हम एक्सीलरेशन और ग्राफ्स को समझेंगे। ग्राफ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। कैसे हम एक ग्राफ से दूसरे सेट ऑफ ग्राफ्स बना सकते हैं उसे भी समझेंगे, साथ ही साथ रिलेटिव वेलोसिटी को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ द कंसेप्ट्स एड ऑन फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? एक्सीलरेशन। तो पहली बात, एक्सीलरेशन है क्या? हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन मतलब क्या है? वेलोसिटी का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मींस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी कैन से इट एज एक्सीलरेशन। मतलब अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है तो उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। मतलब एक्सीलरेशन equals to change in velocity by time। समझ में आ रही बात? एक्सीलरेशन क्या होती है? बहुत ही इजी सी बात है। डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वेलोसिटी बोल दे रहे हैं, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो बोल दे रहे हैं क्या? एक्सीलरेशन है वो। तो एक्सीलरेशन, फिर से एवरेज एक्सीलरेशन को देखेंगे और क्या देखेंगे? इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन को देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहां से अगर मैं एक्सीलरेशन को लिखूं a, तो ये क्या है? ये एक्चुअली है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t। ये क्या हो रही है हमारी? dv/dt। और ये dv/dt क्या है? ये है इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन। अच्छा, एवरेज एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं? तो सिंपल सी बात है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये क्या हो गई हमारी? ये इसे कहते हैं हम एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक्सीलरेशन क्या हो रही है? अगर आप सपोज करते हैं कि आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। अब अचानक से क्या हुआ? आपने घड़ी देखा कि टाइम ज्यादा हो गई, अब तो हम मुझे स्पीड बढ़ानी चाहिए, तो 20 से 30 किया। तो इसको, ये क्या किया आपने? 20 से जो 30 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड चेंज हुई, तो यही है एक्सीलरेशन, स्पीड आपने बढ़ाई। ठीक है, तो देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पीड बढ़ाने से एक्सीलरेशन होती है। मैं बताता हूं कि एक्सीलरेशन एक्चुअली क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है क्या होती है? वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सीलरेशन कब हम कह सकते हैं? तो इसके लिए 3 टाइप है। मतलब 3 टाइप मतलब कि 3 तरीके से एक्सीलरेशन को हम डिफाइन कर सकते। तो पहला तरीका क्या है? या तो आप स्पीड बढ़ा दो, राइट, या तो आप अपनी स्पीड बढ़ा के निकलो, राइट। सो ये एक एक्सीलरेशन हो रही है। इसमें भी क्या हो रही है? वेलोसिटी की चेंज हो रही है, बट ये जो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी एक एक्सीलरेशन है। दूसरा क्या तरीका है एक्सीलरेशन को देखने का? वो क्या है? या तो वेलोसिटी को कम कर दो, जैसे कि इस कार की वेलोसिटी क्या हो रही है? जैसे स्पीड से जा रही थी, ये कार स्लो हो गई, मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या है? डिक्रीज हो रही है। तो एक क्या है?
वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, वेलोसिटी को आप जिस वेलोसिटी से जा रहे हो उससे कम कर रहे हो मतलब स्लो कर रहे हो खुद को, तो भी आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक टर्म होता है डिसिलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन। तो दो तरीका तो हो गया कि वेलोसिटी या तो बढ़ी तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी घटी तो रिटार्डेशन, विच इज आल्सो अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब है वो एक्सेलरेशन ही, बस उल्टे डायरेक्शन में, नेगेटिव है। ठीक है, कर्व जब बताऊंगा ना, ग्राफ बताऊंगा, तब इसको अच्छे से समझ में आएगा कि ग्राफ कैसे बनता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन का। तो पहला आपने देखा क्या था कि या तो वेलोसिटी बढ़ाओ या फिर वेलोसिटी घटाओ तो है आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तीसरा क्या होना चाहिए, सिंस एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि मैग्नीट्यूड के अलावा अगर मैं डायरेक्शन में भी चेंज करूं तो भी मुझे एक्सेलरेशन मिलना चाहिए। तो तीसरा केस सपोज करते हैं कि ये एक रोलर कोस्टर राइड है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग होती जा रही है। कभी ये नीचे आ रही है, कभी ये इस तरफ जा रही है, कभी ये ऊपर जा रही है। वेलोसिटी की चेंज ही तो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज चाहे मैग्नीट्यूड में हो चाहे डायरेक्शन में हो, चेंज तो हो रही है ना, तो वही है एक्सेलरेशन। यहां पे क्या हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे देखो अलग अलग हो रही है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी स्ट्रेट है। तो यहां पे भी हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी कैन कॉज एक्सेलरेशन, डिक्रीज इन वेलोसिटी कैन कॉज एक्सेलरेशन, व्हिच वी स्पेसिफिकली कॉल एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। एंड वेलोसिटी की चेंज इन डायरेक्शन विल आल्सो कॉज एक्सेलरेशन। तो इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। ठीक है, ये क्या दी गई है, पोजीशन दी गई है। फाइन, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ओके, x इज इन मीटर, फाइन, t is in second, find the velocity and acceleration। कैसे, सपोज करते हैं कि जो पोजीशन की चेंज हो रही है ना, उसका फंक्शन ऐसे दिया गया है 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। अब पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया गया है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, वेलोसिटी मिलेगा यार, dx dt। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका हो जाएगा 10t प्लस 4। ठीक है, तो वेलोसिटी 10t प्लस 4। एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन मतलब dv dt, यानी कि ये वाले टर्म का अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि ये तो v है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 10t है तो सिर्फ बचेगा 10। ठीक है, तो यहां पे देखो दो चीज नोट करने वाली बात है। यहां पे पूछा क्या है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में, तो पुट कर देते हैं t की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा 10 के जगह 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की तरफ देखते हैं कि ये तो 10 आया है, मतलब ये t पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि एक नंबर आया है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो समझ में आ गई बात। इस क्वेश्चन का मेन मतलब ये था, मतलब एजेंडा ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट दी गई है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल कम एज वेलोसिटी, एंड देन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल कम एज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब ये एक टर्म आई कि काइनेमेटिक इक्वेशन, ये तो आप क्लास 9th में भी पढ़े हो कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों है ये इक्वेशन, इससे पहले ना मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो दी गई है, ये क्या है,
ये कौन सी चीज है? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये होता है कि जो एक्सेलरेशन है ना, उसे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मानते हैं। मतलब इस पूरे चैप्टर में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी हम प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर पढ़ेंगे भी, उसमें हम मानेंगे कि उसमें हम ये कंसीडर कर लेंगे कि एवरी मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन हो रही है ना, वो कॉन्स्टेंटली हो रही है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन मतलब क्या है? देखो, एक्सेलरेशन ऐसे तो दो टाइप की हो सकती है। एक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, ये दो टाइप हो सकती है। अब देखते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि वेलोसिटी सपोज इंक्रीज कर रहे, तो एक्सेलरेशन हो रही है। अब वो जो वेलोसिटी की इंक्रीज है वो क्या है? 5 से, मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब पहले 1 में सपोज आपकी अगर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर अगले दूसरे वाले सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर 15 मीटर पर सेकेंड हुआ तीसरे सेकेंड में जाके। तो ये क्या है? 5-5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन भी इस हिसाब से हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी इस हिसाब से हो रही है। लेकिन अगर ये ना हो, 5 से 20 हो जाए, 20 से फिर 15 हो जाए, तो ये क्या हो रहा है? कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमारे जो ये वैल्यूज है, ये जो फॉर्मूलाज है, ये जो इक्वेशन है, वो वैलिड नहीं होंगे। ये इक्वेशन तभी वैलिड होंगे तो पूरे हम जो इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स में, हमने ये कंसीडर कर रखा है कि जो भी मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। देन एंड ओनली वी कैन अप्लाई दिस 4 इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो अब देखते हैं ये 4 इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक इक्वेशंस है क्या। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या आता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो कि बताता है वेलोसिटी अटेन्ड बाय ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी एट अ टाइम t। जहां पे v क्या है मैं लिख देता हूं, v इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या है? ये सब आपको पता ही है, राइट? इनिशियल वेलोसिटी। राइट, ए क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, टी है टाइम, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और कुछ बचा नहीं। एन क्या है? नंबर, ये एक इंटीजर टर्म है, इसको मैं बताऊंगा क्या होता है। तो देखो, दो इक्वेशन है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टी इन टाइम टी इंटरवल। क्या होता है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम क्या कह रहे हैं? अगर एक ही तरफ में मोशन हो रही है, ठीक है, तो उसको हम मानते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s एंड एस nth इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये क्या बताता है? ये बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। राइट, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक बॉडी, उसका अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में कितना होगा। तो ये अगर t इक्वल्स टू n सेकेंड रहता और हमें पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्सेलरेशन निकाल के इसमें हम पुट करते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये 4 इक्वेशन से इंपॉर्टेंट, इसी पे बेस सारे क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे मेंस के हो चाहे एडवांस के हो, बस दिमाग लगानी है और यही सारे इक्वेशंस फॉलो होंगे। तो देखो, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल लो, जिससे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप क्वेश्चन को विजुअलाइज कर सकते हो, वो है ग्राफ्स, है ना। तो ये ग्राफ्स पहले तो है क्या? ग्राफ्स हमें क्या बताती है? ग्राफ्स किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन को हमें समझाती है।
राइट। क्या बताती है? किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन को हमें समझाती कि एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, राइट, कैसे वैरी करी, ये बताती। तो पहला जो इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में जो हम पहला ग्राफ्स पढ़ेंगे या फिर पहला सेट ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होती है ये मैं बताता हूं। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसा हो रहा है, राइट। आप सपोज मूव कर रहे हो, आप स्कूल से घर जा रहे हो, राइट, तो आपको 2 घंटे लग रहे हैं घर पहुंचने में, राइट। तो आपके उस 2 घंटे में आपका डिस्प्लेसमेंट है, मैं सपोज करता हूं कि 20 किलोमीटर, राइट। तो ये ग्राफ हमें बताएगा कि 20 किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया है 2 घंटे में, वो किस तरह से कवर किया है। ठीक है, तो देखते समझते पहले कि क्या होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्चुअली कैसे बनाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स। देखो x और t, मतलब x क्या है यहां पे मैं लिख देता हूं पहले से, x है डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ में जब भी x लिखा रहे तो डिस्प्लेसमेंट है वो, राइट। और s लिखा रहे तो जनरली s को डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बताते हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, मैं एक ही ग्राफ में समझा रहा हूं। कैसे? क्योंकि मैं अलग अलग करके समझा दूंगा। देखो कैसे हो गए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सपोज करते हैं कि आपकी मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब अगर आप सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो विद इन सेम स्टिपुलेटेड टाइम, 1 सेकेंड में आप 1 मीटर मूव कर रहे हो, दूसरे सेकेंड में फिर से 1 मीटर, मतलब 2 सेकेंड में 2 मीटर मूव किया, तीसरे सेकेंड में फिर से 1 मीटर, मतलब 3 सेकेंड में 3 मीटर मूव किया, तो कैसे ग्राफ बनेगी? सिंपल सी बात है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। 1 सेकेंड में मूव किया 1 मीटर, 2 सेकेंड में मूव किया 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, 4 सेकेंड में 4 मीटर, और आप स्टार्ट कर रहे हो 0 से, तो कैसा लाइन हो जाएगा? ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन। क्या बताता है ये बताता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, मतलब कि अब सेम वेलोसिटी से जा रहे हो। तो यहां पे वेलोसिटी की कंसेप्ट कैसे आएगी? तो देखो, कोई भी ग्राफ हो, कोई भी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो कर्व हो, उसके स्लोप से हमें क्या पता चलता है? अब स्लोप क्या है? स्लोप क्या है कि ये जो ग्राफ है ये कितने एंगल पे झुका हुआ। तो एक ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए, और डेटा से या तो हो जाएगा, या फिर अगर सिर्फ कर्व दिया रहे तो उसका अगर आप स्लोप निकालते हो जो कि है ये थीटा एंगल, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इससे हमें पता चल जाएगा क्या? स्लोप। ठीक है, और स्लोप क्या होती है? देखो सिंपल सी बात है, स्लोप क्या है, ये थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? तो लिखेंगे अगर tan थीटा, तो tan थीटा क्या होती है? क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या है? x है, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू जितना भी लो आप x मानते हैं, और बेस में क्या है? टाइम है, तो tan थीटा विल बी x बाय टी। ठीक है, तो x बाय टी क्या है? वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है, तो फॉर स्मॉल एंगल हम क्या कर सकते हैं? tan थीटा को हम मानते हैं sin थीटा, एंड फॉर इवन स्मॉल एंगल वी कंसीडर दैट tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो tan थीटा, इसे हम m भी लिखते हैं, स्लोप को m भी लिखते हैं, तो इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। तो स्लोप क्या है? तो स्लोप, तो m क्या है? m इक्वल्स टू थीटा हमने कह रखा है, और इसे कहते हैं क्या? हम स्लोप। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप विच इज m, और थीटा और tan थीटा वो क्या बताती है? वेलोसिटी। क्या बताती है? वेलोसिटी, दैट इज x बाय टी और dx dt। ठीक है, ये हम जान के रखेंगे। तो चाहे कोई भी ग्राफ हो, उसका स्लोप एक
इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी बताता है जिसे हम समझेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने क्या देखा, ये स्पीड वेलोसिटी है। अच्छा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूं तो क्या आएगी स्लोप। सेम ग्राफ को अगर मैं एसटी ग्राफ बनाऊं कुछ इस तरह से कि इधर ऐसे इधर टी है और ऐसे मैं ग्राफ बनाता हूं, तो इसका स्लोप मुझे क्या देगा, ये थीटा। तो ये थीटा मतलब कि एस बाई टी देगा। डिस्टेंस बाई टाइम ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है स्पीड। ठीक है, वो हमें बताती है क्या, स्पीड है। ठीक है, तो ये हमने यूनिफॉर्म मोशन का पढ़ा। अब देखते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कैसे निकालेंगे स्लोप, तो या फिर तू कैसा कर्व बनना चाहिए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर एक्स में लेता हूं, अगर टी में यहां पे लेता हूं, ठीक है, तो एक्स टी मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रही है। तो पहले देखो ग्राफ बना के बता दो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, तो पहला सेकेंड में आपने कवर किया 1 मीटर। ठीक है, फिर आपने कवर किया क्या, 3 मीटर में कवर कर लिया दूसरे सेकेंड में, फिर आपने तीसरे सेकेंड में फिर से 1 मीटर कवर किया। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा टाइप से आ रहा है ना, कर्व आ रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला सेकेंड में आपने कवर किया 2 मीटर, राइट, पहला सेकेंड में आपने कवर किया 2 मीटर, फिर दूसरे सेकेंड में आपने 4 मीटर कवर कर लिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, राइट, तो कर्व आ रहा है। ठीक है, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसा कर्व दिख जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इसकी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्या नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन ना होने का क्या मतलब होता है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इसे अच्छे से ड्रॉ करता हूं एक ग्राफ जो कि एक कर्व्ड लाइन है, एक कर्व्ड लाइन है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। अब मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा कैसे। ठीक है, यहां पे तो मैं बोल दिया कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो किसी भी पॉइंट पे मैं वेलोसिटी निकालूं तो वही वेलोसिटी ओवरऑल रहेगी ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस पॉइंट में भी अगर वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट में भी v होगी, इस पॉइंट में भी v होगी। लेकिन यहां पे तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, तो इसकी हर एक पॉइंट में वेलोसिटी चेंज होते जाएगी। तो हम कैसे वेलोसिटी को निकालेंगे, तो इसके लिए कर्व्ड लाइन में स्लोप कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जहां पे स्लोप निकालना है वहां पे पॉइंट लगाओ कि मुझे 3rd सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी थी वो निकालनी है। तो वहां पे पॉइंट लगाया और इस पॉइंट के अलोंग टेंजेंट खींच दिया जो कि आ रही है एक्स एक्सिस तक। तो ये मेरा क्या हो गया, थीटा। ठीक है, और इस टेंजेंट से ये हम लाइन लगा लिए एक। ठीक है, तो ये जैसे ही लाइन लगाया इस टेंजेंट से, तो हाँ भाई हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे टाइम आ गया 3 सेकेंड, यहाँ पे आ गया 2 मीटर। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, x बाई टी। तो अभी वैल्यू पुट कर देना 2/3, तो आ जाएगा जितनी भी वेलोसिटी इसकी होगी 2 मीटर इन 3 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो कर्व्ड लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, किसी भी एक पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे, वहीं से स्लोप आएगी इसकी। ठीक है, बहुत ही इजी टाइप है। ठीक है, तो ये हमने निकाला क्या, स्लोप से इसकी वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, अभी तीसरे वाले ग्राफ पे अच्छा, ये क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। मोशन। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे वाले ग्राफ में, अगर कोई पार्टिकल या फिर बॉडी रेस्ट पे है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगी। रेस्ट पे है मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल पहले 4 मीटर पे पहुंची हुई थी और फिर 4 मीटर पे जाके ये रेस्ट पे आ गई। अब टाइम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है।
लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो 4 मीटर की 4 मीटर में है, तो फर्स्ट सेकंड में देखा गया तब भी 4 मीटर पे थी, सेकंड में भी 4 मीटर पे, ऐसे n सेकंड में भी देखा गया तो ये 4 मीटर पे ही खड़ी है। मतलब हम कह सकते हैं दिस बॉडी इज इन रेस्ट। तो बॉडी रेस्ट है तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विल बी द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इसमें क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, इसका स्लोप निकलेगा क्या, बताओ, निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ तो कोई एंगल बनाया ही नहीं इसने। एंगल बनाया क्या इसने, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है तो एंगल थीटा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जीरो हो रहा है तो अगर स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो कब हो सकती है, जब एक पार्टिकल रेस्ट पे हो, जब एक पार्टिकल रेस्ट पे हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वेलोसिटी घट रही है तो कैसा ग्राफ होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ बढ़ने के बजाय घट रही है तो क्या होगा। देखो, तो डिस्प्लेसमेंट अगर कर्व ऐसा दिया रहे, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज टी, ठीक है, तो ऐसा दिया रहे तो इसकी थीटा क्या होगी, थीटा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये होगी। ठीक है, इस केस में क्या है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो स्लोप आप निकालोगे तो स्लोप आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव स्लोप मिलेगा। स्लोप आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो हर एक पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो सेम मिलेगा, हर एक पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो सेम एंगल मिलेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव यानी कि वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, वेलोसिटी घट रही है, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ साथ वो कम होते जा रहा है। पहले अगर 5 मीटर में था, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 0 हो गया एक्स एक्सिस पे, जैसे ये टच किया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 एट सम टाइम, सपोज 5 सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट घट रही है। डिस्प्लेसमेंट घट रही है मतलब कि आप विजुअलाइज कर सकते हो कोई एक कार है या फिर बाइक है जो धीरे धीरे अपनी स्पीड घटा के वो रुक गई। इस पॉइंट पे क्या हुआ, वो रुक गई है, मतलब वेलोसिटी, स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, तो ये हम समझ लिए कि वेलोसिटी नेगेटिव कब हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, और एक इंपॉर्टेंट केस रह गया था, वो क्या था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दी रहे एक्स टी, तो जैसे कि यहां पे हमने देखा था कि ये यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन डिक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली हो रही। अगर ऐसा ना हो, मतलब अनयूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनना चाहिए, कर्व जैसा आएगा। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो टाइम के साथ साथ घट रही है लेकिन इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वही थीटा लाइक टेंजेंट लगा के। ठीक है, हम इजीली इसकी स्लोप को निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझते हैं। तो सिमिलर काइंड कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी गई है, दैट इज वीटी ग्राफ, अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम बना रहे हैं तो क्या होगी। तो इसमें क्या है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो देखो कैसे चेंज हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस था, उसका मतलब क्या था, वो पार्टिकल या फिर वो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, उसकी डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट के बाद से नहीं हो रही है। लेकिन अगर यही हम अगर देखते हैं कि सपोज ये 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब चाहे आप 1 सेकेंड में देखो, चाहे 2 सेकेंड में देखो, चाहे 3 में देखो, चाहे n में देखो, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इस ग्राफ का पता कैसे चलता है कि ये है यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही लेकिन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या सोचते हैं कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ये तो पक्का रेस्ट पे है, लेकिन यहां भूल गए भैया कि ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं।
ठीक है, तो ये हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखूं, अच्छा स्लोप में आऊंगा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, मतलब कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसका जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, राइट। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी हर एक सेकेंड बाद वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं कि इक्वल वेलोसिटी विद इन इक्वल टाइम इंटरवल अगर ऐसे बढ़ रही है तो वो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वो किस टाइप का आएगा, ऐसा आएगा। तो इसे हम क्या यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इसका स्लोप हमें क्या बताएगा, एक ग्राफ, इसका स्लोप सपोज थीटा, ये हमें क्या बताएगा, tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर में है v, बेस में है t, तो स्लोप यहां पे लिखता हूं पहले, स्लोप m और थीटा ये हमें क्या बताएगा, v बाई t। तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें बताएगा क्या, एक्सीलरेशन। सो स्लोप ऑफ vt कर्व और vt ग्राफ विल गिव अस एक्सीलरेशन। ठीक है, सिंपल से मैं समझाऊंगा क्यों एक्सीलरेशन हो रहा है। देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब ही एक्सीलरेट होना। ठीक है, एक्सीलरेट मतलब आप वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो तो एक्सीलरेट कर रहे हो आप, सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए, बट ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है, इस पॉइंट में भी एक्सीलरेशन जितनी है इस पॉइंट में भी उतनी होगी, इसी पॉइंट में उतनी होगी, इस पॉइंट में भी उतनी होगी। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने क्या कहा था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। तो इस केस में क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक वीटी ग्राफ का स्लोप हमें बताता है क्या, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखो पहले वाले ग्राफ में आते थे, यहां पे मैंने कहा था यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक्सीलरेशन होगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं है, तो एक्सीलरेशन कहां से पैदा लेगा। तो इसीलिए इस केस में एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। अब ग्राफिकली सॉल्व करके देखते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई एंगल बना रही है, बोलोगे हाँ सर एंगल बना रही है, वो है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब कोई एंगल ही नहीं है एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप 0, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सीलरेशन बताता है, स्लोप 0 तो एक्सीलरेशन 0। ठीक है, तो विजुअलाइज करो ग्राफ के मेथड से और फिर समझ जाओगे इजीली। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो, मतलब वेलोसिटी की कर्व कुछ इस तरह से हो, ठीक है, कुछ इस तरह से हो, तो यहां पे क्या पता चलेगा कि वेलोसिटी के जो इंक्रीज है ना, वो मतलब वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो कांस्टेंट इंक्रीज नहीं हो रही है, कभी 5 मीटर बढ़ गई, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, कभी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, राइट। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो भी है वो इस ग्राफ में तो इंक्रीज ही हो रही है, तो वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए एक्सीलरेशन यहां पे क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा इस केस में एक्सीलरेशन। सो दिस इज द VT ग्राफ। ओके, स्लोप कैसे निकालेंगे, तो एक पॉइंट में डालो ऐसे करके, ठीक है, पॉइंट में डालोगे फिर से एंगल आ जाएगा थीटा, इजीली निकाल लोगे। बहुत सिंपल सी बात है कि कैसे स्लोप निकाला जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक चौथा ग्राफ समझते हैं कि अगर वेलोसिटी, यहां पे हमने क्या कहा था, इंक्रीजिंग वेलोसिटी की जगह पे अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो, मतलब वेलोसिटी ऐसे दिख रही हो, ठीक है, तो VT ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट ये क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट
इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ घट रही है, तो ये हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी, राइट। बहुत बढ़िया। तो इसका भी स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। लेकिन थीटा क्या हो जा रहा है, 90 से बड़ा, है ना, थीटा क्या हो रहा है, 90 से बड़ा, तो स्लोप जो आएगी m और थीटा वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसका मतलब रिटार्डेशन या फिर डिसिलरेशन, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ घट रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी का तो चेंज हो रहा है बट मतलब वो घट रही है। तो ये मैंने बता चुका है एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो यहां तक आप समझे होंगे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से हमें मिल सकता है, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ जाए। देखो फिर से, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो बट डिक्रीज इन वेलोसिटी हो, वो भी यूनिफॉर्मली ना हो, यहां पे क्या था, इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो रही है यूनिफॉर्मली, डिक्रीजिंग वेलोसिटी यूनिफॉर्मली। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो ऐसा ही कर्व आएगा उल्टा जैसा, राइट, इस टाइप का कुछ कर्व आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बट नॉन यूनिफॉर्मली, ओके। अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नहीं था बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है। तो वेलोसिटी और टाइम दी गई है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी पता चलती, उस वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशिएट करते तो हमें एक्सेलरेशन पता चलेगी, ठीक है। तो ये तो कैलकुलस वाले या फिर मैथमेटिकल हो गए। ग्राफिकली अगर हम सोचे कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन मतलब इसका स्लोप निकालते तो एक्सेलरेशन मिलती है, मैथमेटिकली सोचे तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करे तो एक्सेलरेशन मिलती है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, एक्सेलरेशन पता चल गया, वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा। तो देखो इसमें आती है एक ट्रिक, या ट्रिक नहीं, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर वीटी कर्व विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। कैसे, वो भी मैं समझा दूंगा। देखो सपोज करते हैं इसी इक्वेशन को, ठीक है, इसी ग्राफ को, इक्वेशन तो नहीं, तो इसका जो भी एरिया होगा ना, जो भी एरिया होगा वो हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे मेरी बात पे भरोसा करोगे बिना प्रूफ के, मैं प्रूफ देता हूं। देखो एरिया कैसे निकालते हैं, सपोज करते ये तो एक ट्रायंगल है, एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल की यही तो एरिया होती है। तो हाफ बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू बेस क्या है, बेस में है टाइम, और v क्या है, ये हाइट है तो वेलोसिटी है, ठीक है। v इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, है ना, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड बाय टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, और फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एरिया अंडर वीटी कर्व विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एरिया अंडर वीटी कर्व विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही ना बात, कैसे, देखो यहां पे भी अगर यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट का मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं तो कैसे करूंगा, इस वाले एरिया निकाल दूंगा, ये वाले एरिया निकालूंगा, क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो v इंटू टी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट में लगा रहा हूं, तो ये वाला एरिया निकाल दो, ये क्या है, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो v इंटू टी, फिर से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमने दो इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि वीटी कर्व या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें देगी एक्सेलरेशन, और उसकी जो एरिया अंडर दिस कर्व है, एरिया अंडर दिस कर्व, ओके, वो क्या देगी, वो देगी डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब
कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ कैसे वेरी हो रही, तो ये तो पूरी डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका हम अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन आ गया, इसका मतलब क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ए टी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन आए या फिर ना आए, ना भी आ सकता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप के बारे में कुछ बात करेंगे क्या, कर सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, a बाई टी। तो a बाई टी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ आपको पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, क्या है, कैसे पता करेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। देखो यूनिट मिला दो, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो ये कितनी आ गई यूनिट इसकी आ गई मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये क्या है, इसे कहते हैं जर्क। ठीक है, जर्क। तो अब जर्क कौन सा मोशन है, ये एक नया टर्म आ गया जर्क। देखो यहां जर्क तो इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि ये जर्क है क्या। तो या तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग वेलोसिटी कंटिन्यूअसली ऐसे हो रही है, तो उसकी मोशन क्या होगी, जर्क वाली होगी, कभी जाएगी आगे, कभी रुक जाएगी, कभी जाएगी, कभी रुक जाएगी, ऐसे ही ये जर्क वाली मोशन होगी। ठीक है, तो इसलिए इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया गया है जर्क, और जर्की मोशन इज हैपनिंग। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको मैं स्टार मार्क करता हूं, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो स्टार मार्क इंपॉर्टेंट के लिए करते हैं, बट मार्क कर देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं बताता हूं कि a बाई टी ये क्या है, जर्क है और जर्की मोशन है। ठीक है, अब देखो इसका मैं अगर एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो क्या मिलेगा, एरिया क्या होगी, a इंटू टी। ये रेक्टेंगल है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन धीरे धीरे कांस्टेंटली बढ़ रही है। ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंटली बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे हम क्या बता सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल की एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज a इंटू टी। a इंटू टी क्या बताता है हमारा, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। क्या बताता, देखो कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं फिर से लिखता हूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। तो एक सेकेंड कैंसिल, ये क्या बताएगा, मीटर पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट है। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व विल गिव अस वेलोसिटी। ठीक है, विल गिव अस वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट थी यहां पे। ठीक है, तीन ग्राफ हमने पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। काइनेमेटिक्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, इससे आप क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हो ग्राफ से रिलेटेड, और जो कुछ क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, उसको भी विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब, और एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, क्या कह रहा है एग्जांपल, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन, फाइंड दी VT एंड AT ग्राफ, और ड्रॉ दी VT एंड AT ग्राफ। तो ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन दी गई है x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू अगर 4t स्क्वायर है, ठीक है, तो v क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन dx dt, ये क्या बताएगा, वेलोसिटी। ये कितनी आ जाएगी, 8t। ये कितनी आ गई, 8t। ठीक है, तो 8t। अच्छा पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर मैं बताता हूं ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, at एक्सेलरेशन क्या होगा, dv dt, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 8t का डिफरेंशिएशन 8। ठीक है, अब भैया हम बनाएंगे कैसे VT ग्राफ। तो VT ग्राफ के लिए तो पहले V और T खींचो। VT क्या बता रहा है कि 8t है, 8t है, V क्या है 8t। इसका कर्व कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। y क्या है, y एक्सिस, x क्या है, x एक्सिस, और ये c है, सॉरी ये c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है,
कांस्टेंट मतलब जो ओरिजिन से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे है वही क्या बताती है, सी बताती है। ठीक है, यहां पे इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो क्या मिल रहा है हमें, v इक्वल्स टू 8t प्लस 0, यहां पे c है नहीं तो 0 है, मतलब ये कर्व 0 से स्टार्ट हो रहा है। 8t है मतलब ये स्लोप क्या है, 8 है। ठीक है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन जिसकी ये जो स्लोप है ये क्या है, m, ये 8 है, ये 8 है। y एक्सिस के जगह पे v है, x एक्सिस के जगह पे t है। तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात आती है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ की अगर बात आ रही है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में सिर्फ 8 है, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में ये वाला टर्म 0 है प्लस 8 है, मतलब कि इसकी स्लोप 0 है। स्लोप 0 मतलब ऐसा लाइन, लेकिन ये यहां कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये 8 वाले डिस्टेंस पे है, 0 से ऊपर की तरफ ये 8 पे है, मतलब डिस्टेंस, मतलब ये एक्सीलरेशन में बता रहा हूं 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है, ये t के साथ वेरी नहीं कर रही है, ये t के साथ वेरी कर रही है। समझ में आ रही है बात? कांस्टेंट एक्सीलरेशन, स्लोप 0, इसलिए ऐसा लाइन बनेगा। अगर -8 आ जाता, -8 आता तो क्या करते हम, तो कुछ हम इस तरह से कर्व को बनाते, -8 को यहां लिख के ऐसे बनाते। ठीक है, ये माइनस है, ओरिजिन के ऊपर प्लस नीचे माइनस, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे बनाएंगे। समझ में आ रही ना बात? अगर स्क्वायर में इक्वेशन आ रहा है तो कर्व होगा, क्यूब में आ रहा है थोड़ा ज्यादा कर्व होगा। ठीक है, यही तो है मैथ्स में आप क्या पढ़ते हो, इक्वेशन ऑफ लाइंस जब आप पढ़ोगे ना, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस वगैरह पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जहां पे m क्या है, स्लोप है। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, स्क्वायर में आता है, फिर क्यूब में कोई इक्वेशन आ रहा है, वैसे ही log x e⁻x का अलग अलग इक्वेशंस है, तो उस अलग अलग इक्वेशंस को अलग अलग ग्राफ के तरीके से हम बता सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है तो यही होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे हम वीटी ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बना दिया। यहां पे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्या कहता है ये टॉपिक, कैसे हम समझेंगे कि देखो फ्री फॉल मोशन होती क्या है। तो यहाँ पे एक क्लिप आप देखो कि जैसे एक बॉल है, ये किसी हाइट से नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन, बट ऐसे ही नहीं कह देते फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल, फ्री मतलब वेलोसिटी से फ्री, मतलब अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को या फिर किसी एक बॉल को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे की ओर गिरा रहे हो मतलब जस्ट रिलीज कर रहे हो, जैसे कि ये पेन है मैं रिलीज कर रहा हूं, तो ये जस्ट रिलीज किया, मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो नीचे क्यों गिर रही है, हमें पता है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कोई एक ऑब्जेक्ट रखूं जिसकी वेलोसिटी मैं 0 कर दूं तो ये तो मूव नहीं करेगी, राइट? ये मूव नहीं कर रही है, बट ये क्यों मूव कर रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी चाचा, है ना। तो ग्रेविटी भैया जो है, इससे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से नीचे की ओर एक्सीलरेट करवा रही है, इसीलिए ये नीचे आ रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल मोशन। क्या होती है फ्री फॉल मोशन? व्हेन एट अ हाइट द वेलोसिटी इज 0 देन द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू मूव टुवर्ड्स द ग्राउंड इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट पर्टिकुलर मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस टाइप में क्या हो रही है कि इसकी वेलोसिटी 0 है, तो यहां पे जो इक्वेशन है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जो काइनेमेटिक इक्वेशन हम पढ़ते हैं ना, फ्री लाइक काइनेमेटिक इक्वेशन, तो वो फ्री फॉल बॉडीज के लिए थोड़ा चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? वहां पे v इक्वल्स टू u प्लस at लिखते हैं,
यहां पे a जो है वो पहले से ही हमें पता है, a क्या है, g है, a g है, ठीक है। a क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो ये हमेशा ही कांस्टेंट रहती है जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए a को रिप्लेस करके हमने सारे इक्वेशन में क्या डाल दिया, g डाल दिया। सारे इक्वेशन में क्या डाल दिया, g डाल दिया। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये फ्री फॉल मोशन है। तो अगर ऐसा हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जस्ट ये रिलीज किया गया, तो हम v इक्वल्स टू जी टी लिख सकते हैं, ठीक है। u क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है। u क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो अगर फ्री फॉल मोशन है, मतलब यहां पे इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं दी गई, इसको मैं u लिखता हूं तो इजीली समझ में आएगा। इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है, तभी तो हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। तो हर जगह पे u जो है वो 0 हो जाएगा, u जो है वो 0 हो जाएगा। बट इस इक्वेशन में मैंने u लिखा क्यों है अगर u 0 ही होना है? क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, यही तो दिमाग में आएगा ना कि सर आप बोल रहे हो u 0 हो जाएगा, बट यहां पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। पहले तो इससे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। क्वेश्चन के एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है कि एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, तो ठीक है भैया ऊपर फेंक देते। तो ये बॉल गई ऊपर और कुछ टाइम बाद ऊपर ट्रेवल करने के बाद ये क्या हो रही है, वापस नीचे आ रही है। यही तो होता है, आप एक बॉल को ऊपर फेंको, राइट, ऊपर फेंको तो वो कुछ देर बाद नीचे ही आती है। क्यों आती है नीचे, पहले इसको समझो, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे इक्वेशन मैंने क्यों लिखा है। तो क्यों नीचे आती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या है, इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है, और एक अर्थ जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की ओर खींच रही है, इसलिए नीचे आती है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पे जितनी भी वेलोसिटी से आप इसे ऊपर फेंको, तो एक टाइम ऐसा पॉइंट आता है, एक हाइट ऐसी आती है जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई, 0 हो गई। अब ये फ्री फॉल मोशन हो रहा है, मतलब पहले 0 नहीं थी, इस पॉइंट के बाद ये 0 हुई है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब ये जो वेलोसिटी है वो 0। अब जो ये नीचे गिर रही है, यहां से यहां तक इसका हो रहा है फ्री फॉल मोशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए, क्योंकि पहले तो हमने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका था। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितनी है, तो आपको u चाहिए होगा, राइट। आपको u से यहां निकालना पड़ेगा। इस हाइट तक पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी हुई 0, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में इसे लगा टाइम सपोज t1। अब बाई फ्री फॉल मोशन से हम t2 निकालेंगे, फिर t1 प्लस t2 करेंगे, तो टोटल टाइम हमें मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने u प्लस जी टी लिख रखा है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख रखा है, हर जगह पे u को लिख रखा है, क्योंकि सिर्फ अगर ऐसा मोशन है तो u 0 है, नहीं तो u 0 नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि मोशन जिस तरफ हो रहा है, अगर अपवर्ड मोशन है तो यहाँ पे कैसा मोशन हो रहा है कि पहले ऊपर की ओर गई, फिर कुछ टाइम बाद नीचे की ओर आ रही है। तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है, ठीक है। तो अगर किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो तो उसके ऑपोजिट वाले को नेगेटिव मानेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें क्या करूंगा कि ऊपर वाली मोशन को मैं मानूंगा पॉजिटिव, नीचे वाली मोशन में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, उनको मैं मानूंगा नेगेटिव। तो अगर इस इक्वेशन के लिए मैं निकालना चाहूं तो u होगी पॉजिटिव और g होगी नेगेटिव। तो ये वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के पॉजिटिव या नेगेटिव को ध्यान में रखना है जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी बात अबाउट वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे। रिलेटिव वेलोसिटी से पहले हमें समझना होगा रिलेटिव मोशन क्या होती है।
ठीक है। तो रिलेटिव मोशन क्या है भैया? रिलेटिव मोशन वो है कि सपोज एक बस, ये एग्जांपल आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि सपोज एक बस मूव कर रही है और यहां पे आप खड़े होके इस बस को देख रहे हो और इस बस के अंदर जो भी पैसेंजर है वो आपके लिए क्या लगेगा कि ये मोशन में है, राइट। लेकिन अगर ये बस का पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि जो मेरे सामने वाला पैसेंजर है वो क्या है, रेस्ट पे है। तो आपके लिए वो मोशन में है बट उनके लिए उनके जो को पैसेंजर्स है वो क्या है, रेस्ट पे है, बैठे हुए हैं चुपचाप बस के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर एक और बस आती है तो आपके लिए ये क्या लगेगा कि ये v वेलोसिटी से जा रही है। एक और बस अगर आपके सामने से गुजर रही है और इस बस में बैठा पैसेंजर अगर इस बस में बैठा पैसेंजर को देखे तो उससे क्या लगेगा, उससे लगेगा कि ये दोनों ही मूव कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि ये बस, इस दोनों बस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर दोनों बस अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहां से अगर जो हम वेलोसिटी देखते हैं ना, जो नॉर्मल हम कहते हैं कि वेलोसिटी, एक कार मूव कर रही है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने अगर कहा कि ये कार है, ठीक है, ये मूव कर रही है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो मतलब ये वेलोसिटी में किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेफरेंस फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अस, मतलब विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, राइट, विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मैं ग्राउंड में स्टेबल खड़ा हूं, मेरे सामने से कार मूव हुई, अब मुझे क्या लगा कि ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा रही है विद रेस्पेक्ट टू मी, मींस विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। बट अगर मैं भी एक कार में मूव कर रहा हूं और सामने से एक कार गई तो मैं जो वेलोसिटी बता पाऊंगा वो क्या होगी, विद रेस्पेक्ट टू माई कार। सो विद रेस्पेक्ट टू बस ए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ और होगी, और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी कुछ और होगी। तो इसी चेंज इन वेलोसिटी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रेफरेंस फ्रेम में अगर डिफरेंस हो रहा है तो उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं टर्म क्या होती है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे देखो वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, मतलब कि अगर एक कार है, जैसे कि इस बस की बात कर रहा हूं कि ये बी और ये ए बस है, ठीक है। तो ये मूव करी विद वेलोसिटी ए, ये मूव करी विद वेलोसिटी बी। तो मैं अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालने चाहूं तो वो मैं इस तरह से लिख सकता हूं वी बी ए। तो वी बी ए का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन पे, तो इस पे क्या डायरेक्शन होगा, अगर सेम डायरेक्शन से आए और दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे हो तो क्या चेंज होगा, तो वो देखते हैं। तो यहां पे कुछ केसेस बनते हैं कि when two objects move with equal velocity, अगर इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही है, दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो va इक्वल्स टू vb, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। va माइनस vb, vb माइनस va, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, चाहे vba हो, मतलब वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a हो या फिर वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b हो, दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। अब देखते हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b मूव अलोंग ए पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करी, ये क्या था, ये सेम डायरेक्शन में मूव करने का मैं बताया। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है मतलब तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, अगर सपोज करते हैं कि ये जो बस है ये इस तरफ से मूव करने लगी, अब ठीक है, इस तरफ से मूव करने लगी, तो मैं सिंपल इक्वेशन तो यही लिखूंगा vb माइनस va, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो एक तरफ को अगर मैं पॉजिटिव मानाऊं तो इस तरफ को मैं नेगेटिव मानूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस va। तो इस केस में क्या हो जाएगा, vb प्लस va, राइट, vb प्लस va। तो इस केस में देखो ना, जब
स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बस और वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी ऐड हो रही है। इसीलिए जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हो या फिर कार बस में ट्रैवल कर रहे होते हो तो दूसरे डायरेक्शन से जो बस या फिर कार या फिर ट्रेन आ रही होती तो आपको लगता है कि ये जल्दी मूव कर गई, इन कंपैरिजन टू अगर आपके साथ ही कोई ओवरटेक करके जा रहा है तो आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे ओवरटेक करके जा रही है, लेकिन अगर सेम स्पीड से वो उधर से आए तो आपको क्या लगेगा, बहुत जल्दी ये क्रॉस कर गई। ठीक है, तो यही था सिंपल सा फिजिक्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। एक और केस है कि अगर VA इज ग्रेटर देन VB तो वेलोसिटी ऑफ AB इज नेगेटिव, VA इज लेस देन VB तो वेलोसिटी AB इज पॉजिटिव। ये तो जस्ट साइन की खेल है और कुछ है नहीं। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो का मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखो ये एग्जांपल क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। देखो यहां पे कार A है, ये विन डीजल भाई जब पॉल वॉकर को देख रहे हैं, दोनों अलग कार में हैं, दोनों अलग अलग कार में, लेकिन जैसे ही उन्हें देखते हैं देखो तो इस पॉइंट पे क्या लग रहा है कि ये दोनों रेस्ट पे है ना, दोनों एक ही साथ रेस्ट पे जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, VA इक्वल्स टू VB है, दोनों की वेलोसिटी इस पॉइंट पे सेम है। देखो सेम मूव कर रहे हैं ना, इसीलिए क्या लग रहा है कि ये दोनों रेस्ट पे है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं बीच में, वेलोसिटी नहीं तो रेस्ट। तो ये था सिंपल सा एक एग्जांपल। अब बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल की। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल, इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है न्यूमेरिकल या फिर क्या है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल? तो देखो सिंपल सी बात है, एक कार है, आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आपको रेड सिग्नल दिखा, आपने कार रोकने की कोशिश की, तो आप रोकने के लिए क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे। तो ऐसा तो नहीं होता है कि जहां ब्रेक लगाया वहीं रुक गई, राइट, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शन को भी थोड़ा टाइम चाहिए ना, राइट, वो धीरे धीरे कार को स्लो करती है। तो ये जो ब्रेक लगाने के बाद आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए जस्ट बिफोर यू स्टॉप, उसे कहते हैं क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, फिर आपने क्या की, ब्रेक लगाई, तो फिर वेलोसिटी धीरे धीरे होते होते एक पॉइंट आएगी जहां पे वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब उस पॉइंट पे आप रुकोगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ब्रेक लगाने के बाद से रुकने तक, उसे हम कहते हैं क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अच्छा, आप रुक जा रहे हो तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, रुक जा रहा हूं, फाइनली मैं रुक जा रहा हूं, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो ये जो डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इसमें हम v को जीरो पुट करेंगे, क्योंकि ये तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस की जो इक्वेशन आएगी ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस, उसे हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2 इंटू माइनस ए। माइनस ए का मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी, मैं ब्रेक लगाया तो मेरी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, तो स्पीड चेंज हो रही है, सॉरी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है वो भी डिक्रीजिंग, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाई नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो देखो इस पे भी बेस्ड एक एग्जांपल मैंने लिया है कि जैसे ये गेम तो सबने खेला ही होगा, पबजी, ठीक है। तो जैसे ही मैं कार को ब्रेक लगाता हूं, इस पे गौर करो, ठीक है, अभी देखना आएगा, ये कार अभी लगी इस पे ब्रेक, ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगती है फिर भी इसने कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल किया और फाइनली क्या हो गई, ये ब्रेक लगाने के बाद इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी हो रही है जीरो। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसे क्या कहेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। और इसमें कुछ टाइम भी लगा है ना, कुछ टाइम भी लग रहा है, तो उसमें हम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम कहेंगे, ठीक है। ब्रेक लगाया, 2 सेकंड बाद ये गाड़ी रुक रही, तो 2 सेकंड इसकी स्टॉपिंग टाइम हो गई। उस 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी जीरो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है कंसेप्ट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि आपको पता है लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।